अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिजीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम कोरोना वायरस। और मोस्ट अब सब लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, कोरोना वायरस के बारे में। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये काफ़ी पुराना है, पहले भी दुनिया में आ चुका है, लेकिन अभी इसने पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा फेमस हो गया है। इससे पहले इसने 2002 में चाइना में तबाहियाँ की थी। उस टाइम जो सार्स कोरोना वायरस 1 था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से आया था। और उसके बाद अरब कंट्रीज़ में आया था, जिसे हम बोलते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और अभी जो 2019 में आया था, इसे सार्स कोरोना वायरस 2 का नाम दिया गया, जिससे हम कोविड-19 भी जानते हैं, जिससे हम कोविड-19 का मतलब होता है कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़, और 19 जो है 2019 की वजह से इसे नाम दिया गया था। तो अब हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। ऑलमोस्ट सिम्टम तो इसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, तो हम इसकी देखते हैं। सबसे पहले पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि जब ये हमारे इंटर होगा हमारी ओरल या नेज़ल कैविटी के थ्रू हमारी बॉडी में, तो ये बाइंड करता है एस रिसेप्टर के साथ, और जो ये नेज़ोफेरेंक्स के जो सेल्स होते हैं उन पर ये बाइंड करता है स्पाइक प्रोटीन की मदद से। तो इसके ऊपर एक क्राउन सा स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर जो इसका इन्वेलप होता है इस कोरोना वायरस का, उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन लगे, उनकी मदद से ये नेज़ोफेरेंक्स जो होता है उसकी सेल्स पर लग जाता है, तो बाइंड करता है। उसके बाद क्या करता है कि जब बाइंड करता है तो उधर इसकी इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी वजह से ये उधर अपनी न्यू कॉपीज़ बना देता है। तो न्यू कॉपीज़ के बाद क्या होता है कि इसके जो आपने देखा होगा कि इसकी स्पाइक प्रोटीन होती है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब इसके कुछ वायरस होते हैं, उनके एक पैथोजेनिक फैक्टर 2 होते हैं, इसके मल्टीपल पैथोजेनिक फैक्टर, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। वैसे भी ये मल्टी ऑर्गन है, तो जहाँ जहाँ पे मतलब मल्टी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट करता है, जहाँ जहाँ पे ACE2 रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पे इसने अपनी तबाहियाँ करनी है। अब ACE2 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं सबसे पहले तो एयरवेज़ में, लंग्स में, हार्ट में, किडनी में, वेसल वाल में, GIT में। अब एयरवेज़ में इसने अपनी तबाहकारियाँ करनी है, लंग्स में मसले करेगा, हार्ट के अंदर भी मसला करेगा, किडनी के अंदर भी करेगा, वेसल वाल के अंदर भी, हत्ता कि GIT में, मतलब ऑलमोस्ट ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। इसीलिए तो ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि इसकी जो कम्प्लिकेशन थी उन कम्प्लिकेशन की वजह से ज़्यादा कोरोना में डेथ हुई थी एक्चुअली, क्योंकि इसकी इफेक्ट ऑलमोस्ट जहाँ भी ACE2 रिसेप्टर है जिसने वहाँ पे अपनी तबाहकारियाँ करनी है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स। अब जो इसकी सिम्टम्स होती हैं वो तो स्टार्ट में माइल्ड होती हैं। वैसे 80% जो लोगों को कोरोना के सिम्टम्स आए थे वो माइल्ड सिम्टम्स ही थी, मतलब उसमें कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं थी। और उनमें यही था फीवर्स, चिल्स वगैरह, कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, टायर्डनेस, थके हुए, जिस्म में दर्द, सर दर्द। मतलब कुछ लोगों में तो ये था कि मतलब उन्हें फील भी नहीं हो रहा था, टेस्ट ऑफ स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो गया था, और थोड़ा बहुत गला ख़राब, इस तरह की अलामत थी। तो अब इसके कुछ जो 3 फेसेस हैं क्लिनिकल फीचर्स के। तो जो फर्स्ट फेज़ है उसमें क्या होता है कि ये 2 दिन का होता है। इसमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक मसले होते हैं, मतलब ये जितने भी हमारे ट्रैक किया था कि जो मसले मसाइल होते हैं अपर रिस्पिरेटरी के वो होते हैं थोड़ा बहुत, और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो फर्स्ट फेज़ इसकी कोई इतनी डेंजरस नहीं है, और ये पहले 2 दिन ही होती है। उसके बाद जो सेकंड फेज़ में आ जाता है, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं इसके लेकिन ये जो दूसरा इसका फेज़ होता है ये सिम्प्टोमेटिक होता है। जो पहला फेज़ है वो सिम्प्टोमेटिक होता है, दूसरा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, सोर थ्रोट होगा, तो कफ वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी। ये 3 से 5 दिन तक रहता है। उसके बाद जो इसका थर्ड फेज़ है ये 5 से 10 दिन तक रहता है, और इसमें लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब ये हम कम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, आगे नमूनिया हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। तो ये जो थर्ड फेज़ है ये इसका थोड़ा डेंजरस फेज़ है, और इसमें क्योंकि ये फिर आगे काफ़ी कम्प्लिकेशंस लेके आता है, जैसे नमूनिया, ये काफ़ी कम्प्लिकेशन हो गई जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। तो ये जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक वाले हैं ये काफ़ी डेंजरस इसका पीरियड है ये वाला। उसके बाद आ जाती हैं इसकी कम्प्लिकेशंस, क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट करता है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो पल्मोनरी के अलावा, लंग्स के अलावा जो है हमारे पास इन्वॉल्वमेंट, उनमें थ्रोम्बोटिक इवेंट हो सकता है, क्योंकि हार्ट पर भी होते हैं, तो उधर MI इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद है कि GIT अपसेट्स, क्योंकि GIT पर भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, तो डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकते हैं। रीनल फेलियर किडनी में होता है। उसके बाद कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि हार्ट पर इसके रिसेप्टर्स हैं, इस वजह से सेप्टिक शॉक वगैरह भी हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं।
उसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में ये होता है कि रिससिटेशन या वेंटिलेशन हम एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो करते हैं। उसके बाद जो इसमें मेडिकेशंस हैं, मतलब जो मैंडेटरी मेडिकेशंस हैं वो 2 हैं। एंटीकोगुलेंट्स हो गए जिसमें हेपरिन वगैरह होगी, और डेक्सामेथासोन हो गया जो स्टेरॉइड्स हैं, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। तो उसके बाद है एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स में जो हैं एक रेमडेसिविर है, ये एफडीए की तरफ से अप्रूव्ड है, ये मेडिसिन होगी। उसके बाद है मोलनुप्रिविर और निरमाप्रिविर और रिटेनोविर, ये 3-4 मेडिकेशन है एंटीवायरल मेडिकेशन, ये भी इसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद इसका जो प्रोफिलैक्सिस है, प्रोफिलैक्सिस में तो ये है कि आपने कोविड वैक्सीन लगवानी है 2 इंजेक्शन हर महीने बाद, तो ये 2 इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद जो बूस्टर है वो इसका 6 मंथ बाद है।